नमस्कारम। नेटफ्लिक्स पर आई क्वींस गैम्बिट की तारीफ यूं ही नहीं हो रही है। उसमें जो गेम सिलेक्ट किए हुए ना, वो चेस प्लेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्योंकि उसमें जो सिलेक्शन का जो जिम्मा दिया हुआ था, वो एक्चुअली कस्परोव जैसे प्लेयर्स को दिया हुआ था। तो गैरी कस्परोव का होना उस प्रोजेक्ट के साथ अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जितने भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, जैसे फिशर हैं, कस्परोव हैं और कार्लसन है, ये अगर कहीं भी जुड़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, राइट? तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस ये जो मैं आज जो दिखाने वाला हूँ वो लास्ट गेम है। बेथ हार्मन और बोग्रो के बीच जो लास्ट 7th पार्ट में जो गेम हुआ था, वो एक्चुअली जो गेम था ना, वो दिखाया था। उन्होंने जो सिलेक्ट किया है दैट इज बिटवीन इवानचुक, वैसिली इवानचुक, जो कि एक बहुत ही जीनियस प्लेयर है। मुझे लगता है लाइफ का पहला आर्टिकल मैंने उनके लिए लिखा था। और पैट्रिक वॉल्फ, उन दोनों के बीच गेम हुआ था। तो उस गेम में क्या हुआ और इस गेम में मतलब बेथ हार्मन और बोग्रो के गेम में क्या हुआ था, क्योंकि दोनों में स्टार्ट सेम हुई, लेकिन मिडल गेम पे आके ना एक बेथ हार्मन ने जो सीरीज में दिखाया है, वहां से एक नोवेल्टी खेल दिया और वहां से वो गेम जो है पलट गया। तो दोनों ही गेम हम देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि उस 7th पार्ट में जो थोड़ा बहुत नॉर्मल बातचीत था वो भी हम देखें कि क्या हो रहा है। तो हम डायरेक्टली अब गेम की तरफ जाते हैं और फिर बाकी का मैं आपको स्टोरी जो है उसमें बताने वाला हूँ। D4 खेला यहाँ पे, D5 C4। अब जैसा कि सीरीज का नाम है क्वींस गैम्बिट, तो बराबर उन्होंने क्वींस गैम्बिट जो फाइनल गेम है, हालांकि उसके पहले बोग्रो उनको हरा चुके थे सीरीज में, लेकिन ये जो फाइनल गेम था ये मॉस्को चैंपियनशिप दिखाया उन्होंने 1968 के करीब। मैंने थोड़ा सा सर्च किया था कि उस वक्त एक्चुअली कौन जीता था। 67 और 68 के आसपास में जो टूर्नामेंट्स हुए थे उनमें कौन जीता था, तो ऐसे नाम से कोई प्लेयर नहीं था डेफिनेटली। तो बेथ हार्मन एक सीरीज में दिया हुआ नाम है, राइट, उस लड़की का। डी कट C4 मारा। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे तो E6, नाइट C3, नाइट टू F6, CD5, ED5, BG5, ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का मेन वेरिएशन है देखा जाए तो, जिसको कार्लसबर्ग सिस्टम वेरिएशन बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में जाना है, जैसे कि सीरीज में वो नाम दिया है तो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया बोग्रो ने, और डी कट C4 मार दिया। E4, नाइट टू C6, बिशप E3, नाइट F6, नाइट C3, यही खेला था इवानचुक ने भी अपने गेम में, ओरिजिनल गेम में। E5 खेला, D5, नाइट टू E7। अब इस सिस्टम में आप देखिए कि जो क्वींस गैम्बिट का पॉन है वो तो वापस मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि व्हाइट ने वो पॉन फ्री दिया था। ये बहुत मतलब बिगिनर्स या फिर अगर आप फ्रेश प्लेयर हो, आपको थियरी नहीं पता है, तो ये बहुत वेल नोन चीज है कि क्वींस गैम्बिट का पॉन मिल जाता है वापस बहुत सारी, या फिर आपको और कुछ उसमें बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो नहीं मिल रहा है तो। बिशप इंटू C4 मारा, नाइट G6, F3। अब व्हाइट का ये जो पॉन चेन है ये बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें। F3 का आइडिया ये था कि G4 नहीं आ सकता, जिससे ये बिशप जो है वो सिक्योर रहेगा, एंड देन यू कैन प्ले क्वीन D2, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप टू D6, क्वीन D2, बिशप D7। अब एक्चुअली देखा जाए तो उनका कभी ये भी आइडिया हो सकता है कि A6 B5 खेले, जो कि एक्चुअली उन्होंने गेम में खेला था बाद में। नाइट G2, A6। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक का जो आइडिया है दैट इज टू कंट्रोल ऑन B5, और फ्यूचर में आप आ सकते हो B5 भी पॉन, लेकिन मुझे लगता है उस वक्त C7 पॉन थोड़ा सा वीक रहेगा और C5 में प्रेशर बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे बिशप B3 खेला, B5, A4। अब ऐसे जो पॉन्स होते हैं ना, रॉयल ओपेज में भी आप देखो कि ब्लैक जो है जब भी पॉन पुश करता है तो व्हाइट उधर उसको प्रेशर क्रिएट करने की सोचता है, राइट। और व्हाइट कैसलिंग के लिए जल्दी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने A4 खेला यहाँ पे, शॉर्ट कैसल, क्वीन E7। और देखा जाए तो अब क्वीन E7 के बाद मे बी रुक FB8 या रुक C8 आके C6 अगर एक बार वो एक्सचेंज कर लेते हैं तो मुझे लगता है ब्लैक फिर भी इक्वलिटी के क्लोज रहेगा यहाँ पे। रुक C1 खेला, नाइट टू H5। अब ब्लैक का मेन आइडिया है इस वक्त की F4 स्क्वायर जो है वो नाइट के लिए मिल जाए, और अगर किंग साइड थोड़ा सा अटैकिंग चांसेस मिलते हैं तो ब्लैक के लिए वो भी एक अच्छी बात रहेंगी, और मे बी वो F5 भी कभी ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो नाइट H5 से बहुत सारी चीजें आ रही हैं साथ में। हालांकि यहाँ पे जो है B4 भी जैसे मूव आ सकते थे, और अगर आप नाइट D1 जाते हो इसमें, तब ये भी एक सिचुएशन हो सकती थी जिसमें अभी आप रुक FC8 जा सकते हो एंड देन C6। लेकिन गेम में उन्होंने नाइट H5 खेला, G3, F4 को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट, H6। अब इस वक्त जो है आप क्वीन F6 जैसे मूव्स नहीं खेल सकते हो बिकॉज BG5 आ रहा था, तो मे बी उसको रोकने के लिए उन्होंने खेल दिया वो, ताकि बाद में क्वीन F6 आ सके। बिशप टू C2, रुक B8,
ए कट B5, ए कट B5 एंड रुक A1। अब जैसे ही उन्होंने रुक B8 खेला, ए फाइल को हटाया, वैसे ही व्हाइट ने ए कट बी मार के ए फाइल जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और आप देख सकते हैं A7 एक ऐसा स्क्वायर है जहाँ पे एक्चुअली रुक आ सकता है, राइट? तो रुक 8 वापस आना पड़ा यहाँ पे। बिशप D3 खेला, हालाँकि क्वीन D3 भी जा सकते थे उसमें, लेकिन BD3 एक एक सॉलिड चॉइस लग रही है B5 को टारगेट करने की। और अगर आप B5 पुश करोगे तो नाइट B5 ऐसे मूव्स आ सकते हैं। सो बिशप B4 खेला, पिन कर दिया C3 के नाइट को, रुक कट 8 एंड देन क्वीन टू C2। अब इस वक़्त जो है व्हाइट ने सिंपली रिलीज़ कर दिया क्वीन को और फिर क्वीन B3 आके आप B5 को हमेशा टारगेट कर सकते हो, राइट? तो वो एक वीक पॉन है। अगर ब्लैक ने यहाँ से कुछ नहीं कर पाया इस साइड में, तो इन दोनों नाइट्स का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा गेम में, राइट? तो इसीलिए ब्लैक को यहाँ पे जो है बहुत सोच समझ के कुछ खेलना पड़ेगा। तो ब्लैक ने सिंपली यहाँ पे बिशप C5 खेल दिया और डार्क कलर जो बिशप था, वो एक्सचेंज कर दिया ताकि अगर ये बिशप नहीं रहेगा, तो मेबी फ्यूचर में क्वीन G5 जैसे मूव्स आ सकते हैं, राइट? और किंग साइड में थोड़ा-सा अटैक करने के लिए मिलने वाला है उनको। तो नाइट D1 खेला यहाँ पे, बिशप टू D6 एक्सचेंज अवॉइड कर दिया उन्होंने, नाइट F2। अब व्हाइट जो है वो किंग साइड में पीसेस को रीग्रुप कर रहा है ताकि उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ पाए, राइट? नाइट F4 ये गेम का बहुत ही एक एक्साइटिंग मोमेंट था क्योंकि अभी आप देखिए, शायद आपको याद हो कि ताल का एक बहुत अच्छा गेम हुआ था। मैंने हाल ही में टॉप 5 चेस पोजीशंस ऑफ ताल एक वीडियो अपलोड किया था, वो आप ज़रूर देखना। लेकिन सेकंड इसमें मैं कोशिश करूँगा कि नाइट F4 वाला जो गेम था वो भी मैं ऐड करूँ, राइट? सो नाइट F4 खेला यहाँ पे, आप इसको अगर मारोगे सपोज़ जी इंटू F3 F4, तो ई इंटू F4 आ रहा है एंड देन आफ्टर बिशप D2 नाइट H4 आ रहा है, जिसमें आप देखिए F3 को प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। और अगर आप नाइट D1 खेलते भी हो, तो मुझे लगता है इसमें मेबी बिशप H3 आ रहा है और उसके बाद ब्लैक को जो है एटलीस्ट ऐसा चांस मिल गया है जहाँ पे वो खेल सकता है, राइट? किंग साइड में अभी भी प्रेशर है। तो इसको देखते हुए उन्होंने नाइट HF4 को मारा नहीं और रुक सिंपली C1 खेल दिया बिकॉज़ D6 C फाइल से अभी भी प्रेशर मेंटेन करने का सोच रहा है व्हाइट। क्वीन टू G5 में अब G3 पे कभी प्रेशर आ सकता है। फिलहाल तो जो थ्रेट है वो सिंपल है कि आप नाइट H3 चेक देके क्वीन E3 मार रहे हो, तो इसको कुछ ना कुछ उसको सोचना पड़ेगा। तो नाइट H1 खेला इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग बिशप ऑन E3, उन्होंने किंग हटा लिया H1 पे। क्वीन H5 F3 मर रहा है, नाइट G1 थोड़ा-सा पैसिव लग रहा है व्हाइट अभी किंग साइड में, लेकिन अभी भी इतनी बुरी पोज़ीशन नहीं है कोई कि इधर कोई अटैक आ जाए बिकॉज़ सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों बिशप्स को उतने अच्छे गोल्स नहीं है फिलहाल, राइट? सो यहाँ पे नाइट इंटू D3 मारा, नाइट कट D3 F5। फाइनली ब्लैक ने जो है किंग साइड में और एक ब्रेक दे दिया क्योंकि पॉन टेक्स मारने के बाद एटलीस्ट आप E4 को कभी प्रेशराइज़ कर सकते हो, राइट? नाइट C5 खेला यहाँ पे, बिशप टू C8। एक्चुअली इसीलिए ब्लैक के लिए एक और एक ऑप्शन था कि F5 खेलने के पहले आप रूक को F8 ले लो, ताकि रूक यहाँ पे रहेगा तो बाद में बिशप C8 आप खेल सकते हो। इस वक़्त क्या है, ये रूक जो है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एटलीस्ट वो किंग साइड अटैक में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो रूक F1 खेला यहाँ पे, नाइट टू E7, क्वीन D3, FE4 एंड देन क्वीन टू G6। अब क्वीन जो है डेफिनिटली आप यहाँ से क्वीन नहीं मूव कर सकते हो बिकॉज़ वो सिंपली पॉन टेक्स मार के क्वीन इंटू E4 आ सकते हैं। तो एक हिसाब से ये क्वीन जो है वो टाइट डाउन है, मतलब इनडायरेक्टली B5 प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, राइट? तो क्वीन G6 खेला, यहाँ पे किंग G2, किंग H7। अगर आप देखोगे तो चेसबेस में उनका जो डेटा अवेलेबल है गेम्स का एनालिसिस जो दिया है उन्होंने, उसमें ये गेम भी अवेलेबल है जो इवांचुक वर्सेस पैट्रिक वॉल्फ हुआ था, उसका एनालिसिस खुद पैट्रिक वॉल्फ ने भी कुछ दिया है उसमें, तो वो भी ज़रूर देख सकते हैं आप। नाइट F3 खेला यहाँ पे, नाइट टू G8, नाइट H4, क्वीन टू G4। फिलहाल क्वीन H3 आ रहा है, तो सिंपली नाइट F5 से रोक लिया उसको क्योंकि अगर आप अभी बिशप इंटू F5 मारोगे, तो पॉसिबली यहाँ पे रुक इंटू F5 आ रहा है और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी सब सब चेक वेक तो नहीं आ रही कोई कम से कम। तो यहाँ पे नाइट F5 और नाइट F6 खेला। अब फिर से थ्रेट है, बिशप इंटू C5 और E4 मर रहा है, तो H3 खेला, क्वीन पे थ्रेट है, हटाना बहुत ज़रूरी है, क्वीन G6 खेला एंड देन ये एक पोजीशन था जहाँ पे बेथ हार्मन ने अपनी तरफ से, मतलब एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो इस पोजीशन को अगर सिलेक्ट किया होगा उन्होंने, तो डेफिनेटली फिर से मैं kasparov का नाम लूँगा क्योंकि kasparov और ब्रूस पेंडल्फिनी ने ये सिलेक्ट किया होगा कि यहाँ से गेम जो है हम चेंज कर सकते हैं, राइट? और बेथ हार्मन के जो 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 भी उन्होंने एक्टिंग किया है यार, जो एक्सप्रेशन है या मतलब आप चेस वाइज उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मत देखो बिकॉज़ कुछ-कुछ पोजीशंस इतने ये नहीं है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सीरीज़ की तो बहुत बढ़िया बनी थी। मतलब मैंने देखा था पॉन सैक्रिफाइस जो एक मूवी आई थी बॉय फिशर पर, उसमें हमारे अ, जो हीरो थे वो ये थे स्पाइडरमैन वाले, वो एक सीरीज़ थी और इसके बाद ये एक सीरीज़ है, बहुत ही बेहतरीन है। ये एक गेम आप देखिए कि ये मर्फी का गेम है एक्चुअली इस वाले सीन में जो दिखा है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वो आप चेक कर सकते हो। हम लोग अभी डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे कि यहाँ से क्या चेंज हुआ था बिकॉज़ ओरिजिनल गेम में ना एक्चुअली यहाँ पे G4 खेला था इवांशुक ने, राइट? और ओरिजिनल गेम जो है वो G4 के बाद एक्चुअली कुछ मूव्स के बाद जाके ड्रॉ हो गया था। हम लोग देखेंगे कि उस गेम में भी क्या हुआ था बट बहरहाल हम लोग गेम की तरफ जाते हैं। क्वीन G6 के बाद यहाँ पे गेम में एक्चुअली नाइट E6 खेला इधर। नाइट E6 को यहाँ पे रुक A4 खेला और एक्चुअली यहाँ पे देखो आप कि रुक A4 के बाद जैसे ही यहाँ पे B3 खेला तो रुक इंटू E4 पॉन दे दिया यहाँ पे बेथामन ने और आफ्टर नाइट इंटू D6 बिशप इंटू E6 यहाँ पे नाइट इंटू D6 के बाद एक्चुअली जो है पोजीशन बहुत क्लियर हो गई है और कुछ 4 सीक्वेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। सो डी कट E6 मारा, C कट D6, E7 एंड D5 एंड आफ्टर प्लेइंग D5 जो जो सीरीज में दिखाया है वो बोग्रो बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे और उनको लगा शायद मैं जीत रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब मैं जितने मैं ग्रैंड मास्टर के साथ खेला हूँ तो वो इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कुछ प्लेयर्स को अगर हम छोड़े तो, राइट? जैसे आप नाकामुरा को ले लीजिए या फिर इंडिया से शशि किरण को ले लीजिए, उनके एक्सप्रेशन थोड़े से आपको अलग दिखेंगे मतलब ऑन द बोर्ड। लेकिन बहुत सारे ग्रैंड मास्टर होते हैं कि अब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं बट बोगरो का रिएक्शन जो था वो डेफिनेटली सीरीज वाइज उन्होंने बनाया था कि विजुअल बहुत अच्छे आने चाहिए और एक हिसाब से लगा कि डेफिनेटली यहाँ पे बोगरो को अच्छी पोजीशन है। हालांकि ऐसा नहीं था बोर्ड पे और यहाँ से उन्होंने ना एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाया है कि हमेशा जब भी उनको जो पोजीशन है वो कैलकुलेट करनी होती है मतलब पहले से ही जब वो छोटी थी सीरीज में तब से ही तो वो बहुत बार ऊपर देख के और कैलकुलेट करती रहती थी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स को, मैं भी जब खेलता हूँ तो बहुत सारे प्लेयर तो होते हैं ऐसे कि सोचते वक्त, इवन नाकामुरा को ही आप देख लीजिए, सोचते वक्त ऊपर देखते रहते हैं, हमको लगता है क्या है, तो सभी लोग ऊपर देखते हैं सीरीज में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो विजुअलाइज कर रही होती है, उनका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग उसको आप मतलब ब्लाइंड फोल्ड बोल दो कि वो पूरा सोच रही है कि क्या हो रहा है उसमें। तो एक बहुत ही अच्छा लग रहा था एक्चुअली एज अ चेस प्लेयर। लेकिन जैसे ही वो सोच के पूरा कंप्लीट कर लेती हैं तब इमीडिएटली बिशप C5 खेलती है वो, क्वीन टू E8, क्वीन F3, क्वीन C6, P4 और यहाँ तक आते-आते मुझे लगता है व्हाइट जो है वो स्लाइटली बेटर है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पॉन ऑन E7 क्योंकि ये पॉन ना गेम का रुख चेंज कर सकती है अभी। तो यहाँ पर मतलब व्हाइट बेटर है अभी भी लेकिन यहाँ पे गेम का पहला ब्लंडर किया उन्होंने क्वीन E8 और एक्चुअली क्वीन E8 कभी-कभी होता है कि ब्लंडर करने के इमीडिएट बाद आपको समझ में आ जाती है अरे यार ये तो गलत हो गया, राइट? बोगरो यहाँ पे उनको ड्रॉ ऑफर करते हैं जो डेफिनेटली उनके लिए एक ऐसा था कि ड्रॉ करके वो जॉइंट फर्स्ट रहती। लेकिन उधर कमेंटेटर भी बोलता है कि बोगरो इज ऑफरिंग अ ड्रॉ बट बेथ लव्स टू विन, राइट? तो ऑब्वियसली उनका पहले से ही नेचर था कि विन के लिए खेलना है, तो एक अच्छी बात दिखाई है उसमें गेम में। क्वीन F5 चेक दिया, ड्रॉ कंप्लीटली ऑफर जो है रिजेक्ट कर दिया और देखा जाए तो ये पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है, राइट? क्वीन E8 एक्चुअली एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो किंग H8 खेला यहाँ पे एंड देन गेम का पहला बड़ा सैक्रिफाइस आया क्वीन इंटू F6 और इस मूव के बाद ये गेम कंप्लीटली फिनिश हो गया बिकॉज़ जी इंटू F6, रुक इंटू F6। अब आप देखिए सिर्फ एक बिशप है और एक पॉन है, इसके भरोसे उन्होंने क्वीन दे दिया है, राइट? और सबसे बड़ी बात अब ये चेक आ रहा है। तो क्वीन H5 खेला यहाँ पे, रुक टू F8 चेक, किंग टू G7 और E8 पॉन प्रमोट कर दिया। अब जो E पॉन था ना वो बन गया है वजीर, वो बन गया है क्वीन। तो डेफिनेटली उनके पास है एक्स्ट्रा पीस। अब इसके बाद कुछ मूव्स नहीं दिखी थी तो मैंने उसके बाद जो पोजीशन आई थी उसके हिसाब से थोड़ा गेस किया था कि क्या हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे रुक E2 खेला, किंग F1, क्वीन इंटू H3, किंग E2 एंड देन क्वीन G2, यहाँ से फिर से उन्होंने दिखाया डेफिनेटली रुक F2 बहुत आसान मूव है। यहाँ पे रुक F2 खेला, क्वीन टू E4, ये एक ऐसी पोजीशन है जब आप हार रहे हो तो चलो 2-3 मूव और दे देते हैं ताकि बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता है आपको, राइट? कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद ये रियलाइज होने लगता है कि यार चलो मैं हार ही रहा था, राइट? तो आप कभी कभी ऐसा कर सकते हो कि अब हार ही रहे हो तो चलो कुछ मूव और दे दो, राइट? किंग D2 खेला यहाँ पे एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीन दिखाया उन्होंने कि जो बोगरो हैं गेम होने के बाद
नॉर्मली आजकल ऐसा नहीं होता है कि किंग को कोई गिरा रहा है वगैरह, ऐसा नहीं होता है। इसके पहले वाले पोज़ीशंस में गेम्स में ऐसा दिखाया हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली टूर्नामेंट चेस में, राइट? लेकिन इस वक़्त इन्होंने एक बहुत अच्छा किया काम कि किंग उठाते हैं वो और बेथ के हाथ में किंग देते हैं और बोलते हैं, "इट्स योर गेम, टेक इट।" तो उसके बाद पहला वो उसका बड़ा चैंपियनशिप था। एक टाइम मतलब सीरीज़ में ऐसा दिखा है कि उसके ना रशिया जाने के तक वांदे थे, राइट? बहुत ही मुश्किल से वो कैसे तो मैनेज करके दोस्तों ने वगैरह मैनेज करके उसको भेजते हैं। तो एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा पार्ट दिखाया उन्होंने और उसके बाद जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि बेथ जो है वो ला टूर्नामेंट जीत गई है, तो उनका भी हैप्पीनेस उन्होंने दिखाया। तो एक एक हैप्पी एंडिंग उन्होंने कर दिया। हालाँकि कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, चेस वर्ल्ड में राइवलरी होती है और डेफिनिटली सब कुछ हैप्पी नहीं होता है। लेकिन यार सीरीज़ के हिसाब से मुझे सही लगा फिलहाल। अगर हम मेन गेम की बात करें अ, जो इस सीरीज़ में दिखाया था मतलब गेम जो सेलेक्ट किया था, उसका जो एक्चुअल गेम था, जहाँ से चेंज हुआ, वो एक्चुअली इवांचुक और पैट्रिक वोल्फ के बीच हुआ था। तो वो हम देखने वाले हैं अभी डायरेक्टली और उसके लिए हम जाते हैं थोड़ा-सा पीछे। चलिए भैया। हुँ, करेक्ट। क्वीन जी6 मूव नंबर 36 पे ऐसा हुआ था कि अ, ये जो ये जो गेम है वो नाइट ई6 से स्टार्ट हुआ था सीरीज़ में। बट हालाँकि ऐसा नहीं है, मेन गेम जो है वो जी4 से स्टार्ट हुआ था। एंड देन क्विकली हम इसको देखते हैं बिशप इंटू सी5, बिशप इंटू सी5, रूक ए4 खेला, अब ई4 मर रहा है। तो यहाँ पे रूक एफ3 खेला इवांचुक ने, रूक टू सी4, बिशप ई7 एंड देन बिशप इंटू एफ5। अब बिशप इंटू एफ5 को आप पॉन इंटू मार सकते हो, लेकिन फिर शायद नाइट इंटू जी4 जैसे मूव्स आ रहे हैं। तो रूक इंटू मारा, रूक डी4, क्वीन टू ई3, रूक इंटू ई4। अब थ्रेट है उधर यहाँ पे। पहले आप उसको मारोगे तो बिशप इंटू एफ6 जैसे मूव्स आ सकते थे, बट अब क्वीन पे थ्रेट है। सो क्वीन एफ3 खेला यहाँ पे, सिंपली रूक एफ4 खेला और यहाँ पे आके उन्होंने रूक टेक्स, रूक पॉन टेक्स, बिशप इंटू एफ6 और एक नॉर्मल सा क्वीन एंडिंग आ गया आफ्टर क्वीन इंटू एफ6, जो कि बाद में जाके कुछ मूव्स के बाद ड्रॉ हो गया था। बीच में मतलब लास्ट में परपेचुअल आ गया था। एक्चुअली ब्लैक एक पॉन अप था कुछ टाइम तक, लेकिन बहुत ट्राई किया उन्होंने और इवांचुक ने इजीली वो ड्रॉ ढूँढ लिया था। तो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ लगी मुझे ये ओवरऑल। मैंने इसके पहले भी उनके 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे, बेल्टिक वर्सेस बेथ और एक गेम जो वो ब्लिट्ज़ में खेल रही थी, मर्फी का जो गेम है। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इसमें है जो मैंने कवर नहीं किया है, मतलब इनमें कुछ गेम्स मैंने और सिलेक्ट किए हैं जो पूरे गेम नहीं है, कुछ पोज़ीशंस हैं, मैं डेफ़िनेटली वो बाद में कभी दिखाऊँगा आपको। लेकिन इसके अलावा ना मैंने एक बहुत बढ़िया सीरीज़ स्टार्ट की है व्हिच इज़ टॉप 5 चेस पोज़ीशंस। उसमें ना मैंने अभी तक मिखाइल ताल, विशी आनंद, बहादुर जुबावा, मैग्नस कार्लसन इन सबको कवर किया है। धीरे-धीरे मैं सब लोगों को कवर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हम बहुत अच्छा वाला चेस देखें, राइट? जिसमें कुछ सीखने मिले, राइट? मतलब टाइम वेस्ट नहीं करें हम। जो भी मिले हमको चेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिएटिव कभी हो, कुछ ना कुछ सीखने मिले। कोई भी फॉर्म में, मतलब एंड गेम, मिडल गेम, ओपनिंग्स, राइट? पोज़िशनल चेस, बहुत सारे पार्ट है यार सीखने लायक, राइट? तो बहुत जल्दी मिलेंगे। इस सीरीज़ को मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली पसंद कर रहे होंगे लोग। इंडिया में मैंने देखा था कि ये नंबर 3 पे चालू है और डेफ़िनेटली अभी जो वर्ल्ड वाइड है, वो तो बहुत मतलब 1-2 वीक तक तो नंबर 1 चालू थी। तो चेस वाइज़ अच्छा काम हो रहा है यार। चलो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू। मिलते रहेंगे। खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। बाय।